मैं हूं मधु, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट की ग्रैंड मास्टर टैरो कार्ड रीडर। ऐसी किसी भी सर्विस को अगर आप मुझसे अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वेबसाइट को विजिट करके बुकिंग्स कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो एंड देन वहाँ से भी डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के हमारे लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हो। तो आज मैं फिर से एक पास्ट लाइफ स्टोरी लेकर आई हूँ। प्रेगनेंसी को लेकर कई सारे केसेस आज तक करे हैं मैंने। ये केस बिल्कुल रीसेंट है, जो लास्ट वीक ही करा था, जो मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ। इससे शायद कुछ हद तक आप लोगों को कुछ इंसाइट्स मिल सके, खासकर वो सारी लेडीज़ जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है। इनकी स्टोरी कुछ ऐसी रही कि इनको फर्स्ट चाइल्ड तो है, अच्छा है, हेल्दी है। ये लोग सेकेंड चाइल्ड चाहते थे। इनको एक बेटी हुई भी थी, अच्छी खासी बेटी हुई थी, बट ऐसा हुआ था कि कुछ रीजंस से मे बी सम टाइम एनी टाइम जो इनको पता नहीं चला, शादी के बाद ये कभी किसी स्पिरिट से कनेक्ट हो गई थी। एक स्पिरिट, एक आत्मा इनसे कनेक्टेड थी। इसी चीज़ को लेकर इन्होंने मुझसे कनेक्ट करा था, यूट्यूब चैनल के थ्रू ये मुझ तक पहुंची थी। उस स्पिरिट के कारण उस बच्ची की डेथ हो गई। ऐसा इफ़ेक्ट उस स्पिरिट का उस बच्ची पर पड़ा, वो जिस तरीके से उस बच्ची की डेथ हुई, एकदम काली पड़ गई थी वो बच्ची। ये जो इवेंट हुआ उसके बाद इन्होंने मुझसे जब कनेक्ट करा कि इनके साथ ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ ऐसी एनर्जी है कुछ, और स्कैनिंग पे पता चला कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मेल स्पिरिट इनसे अटैच्ड है। तो हमारे भाई हीलिंग बेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी मानवी मैम हैं जो इस चीज़ को डील करती हैं। तो पूजा जी ने हम लोगों से, हमारे हीलिंग बेस से, मानवी मैम से ये हीलिंग करवाई। वो स्पिरिट डिटैच हुई उनसे परमानेंटली, और उसके बाद ये एक हैप्पी गो लाइफ जी रही थी। बेटी को तो खो चुकी थी, वो तो वापस नहीं आ सकती थी। मीनवाइल इनको अभी इन्होंने फिर से कंसीव करा था। आई गेस इस बात को करीब 3 महीने हुए होंगे, 2-3 महीने। इन्होंने उस टाइम भी मुझसे कनेक्ट करा था। द प्रॉब्लम वॉज कि वो चाइल्ड भी इनके वॉर्म में ग्रो नहीं कर रहा था, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो हमने चेक किया और आज सब कुछ क्लियर था, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक था, लेकिन बच्चा ग्रो नहीं हो रहा था। तो हीलिंग भी इन्होंने कराई, बट हीलिंग कुछ दिन में ही डॉक्टर ने कहा कि इसे हमें अबॉर्ट करना होगा, बिकॉज उस टाइम तक काफ़ी टाइम जा चुका था, एक टाइम टेन्योर तक ही अबॉर्शन हो सकता था। तो डॉक्टर का कहना था कि अब हमें इसे अबॉर्ट कर देना चाहिए। तो उन्होंने जब मुझसे कनेक्ट करा तो मुझे रेकी जब मैं इनको देती थी तो मुझे चैनलिंग हुई थी कि ये इनका पास्ट लाइफ कर्मा है, जो इनकी सफरिंग है, जो सेकंड चाइल्ड प्रॉब्लम आ रहा है इनका, कि पहली आकर चली गई और दूसरा बच्चा आया तो लेकिन ग्रोथ हो ही नहीं रहा है उसका, उसके वॉर्म में। तो ये इनका पास्ट लाइफ कर्मा है। मैंने इनको ये बात बताई, तो इस बात को मन में रख के उधर अबॉर्शन हो गया, सब कुछ हो गया। और इन सबसे भी पहले इनको 2 बार ओवरी कैंसर हो चुका है। ये इनका जेनेटिक चल भी रहा है, कैंसर हील हुआ है, और अब डॉक्टर का कहना है कि ये ओवरी कैंसर इनको फिर से होने के चांसेस हैं। तो उनका कहना है कि ओवरीज निकाल देना चाहिए फॉर द सेफ साइड। अब इस बात से ये काफ़ी डिस्टर्ब हुई कि अब ओवरी ही निकल जाएगी तब तो फिर सेकेंड चाइल्ड का कभी कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो ये जानना इन्होंने चाहा कि ऐसा क्या कर्मा है इनका कि इनका ये सारा कुछ सिस्टम जो है, ये कम्प्लीटली इनका ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहीं से जुड़ा हुआ रह गया, और इनको सेकेंड चाइल्ड में बार बार इश्यूज आ रही हैं। ये देखने के लिए इन्होंने हमारे साथ थर्ड पार्टी रिग्रेशन बुक किया, बिकॉज़ ये खुद वर्किंग है और घर में प्राइवेसी भी नहीं है, बिकॉज़ आपको भी शांति चाहिए होती, क्लाइंट के एंड पे भी शांति चाहिए एंड मेरे एंड पे भी मुझे प्राइवेसी चाहिए ताकि हम सेशन को कंडक्ट कर सकें। इसके अभाव में हमने थर्ड पार्टी रिग्रेशन इनका करा, जहाँ पे हमारे पार्टनर इनकी जगह पर गए इनके पास्ट लाइफ में। जहाँ पर जो पहला सीन हमने देखा इनकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, कि ये एक बालकनी में खड़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान, गुमसुम सी चुपचाप खड़ी हैं। इस चीज़ को थोड़ा और समझना चाहा कि ऐसा क्यों है। तो वो जिस घर में थी उस घर में एंटर किया गया। हमने देखा कि उस घर में सिर्फ वही नहीं, कई सारी औरतें, एक ही जैसी कपड़े, वो वाइट रंग की साड़ी पहने हुए सारी औरतें थी। थोड़ा और जानने की कोशिश करी तो दिखा कि वो सारी दाई माँ थी। एक टाइम पे जो बच्चे पैदा करवाती थी, जो फीमेल्स, वो पूरे एक ग्रुप में उस घर में रहा करती थी। एक बहुत ही अच्छा पक्का घर था वो,
ये बात है हरियाणा के भिवाड़ी जो जगह है या ज़िला है, मैं भी सही से नहीं जानती उस जगह की। वहाँ पे ये रहते थे और ये कुछ 1859 या 69 की बात है। लाइक इनकी ये 2 जन्म पहले की कहानी है, ठीक है। उस जन्म के बाद ये इनका वो जन्म 2nd, 3rd, 4th लाइफ है ये इनकी। तो उस टाइम 200-300 साल पहले की कहानी है ये। हमने वहाँ पर देखा कि काफ़ी उदास है, परेशान है। तो फिर हम लोग जब और आगे जानना चाहा उनसे ही कि क्या हुआ है कि वो इतनी परेशान है, ऐसा क्या घटित हो गया है। तो हम फिर थोड़ा आगे गए, उन्होंने थोड़ा पीछे दिखाया क्या हुआ, हमने कनेक्ट करा थोड़ा पीछे के टाइम से। जब हमने उस टाइम पे जंप करा तो हमने देखा कि वो एक जगह डिलीवरी करवाने गई हैं। ज़मींदार है वो इंसान जिनके घर पर डिलीवरी कराने गई है, काफ़ी पैसे वाला बंदा। उन्होंने इनको पहले ही पैसों का लालच दे दिया था कि काफ़ी अच्छे खासे पैसों के उन्होंने ऑफ़र किया कि उनको पहले से एक बच्ची थी, बेटी थी, ये दूसरा बच्चा होने वाला था। उनको कह दिया गया कि अगर दूसरी बेटी होती है तो तुम उसे मार दोगे और कुछ ऐसा करोगी कि ये दोबारा कभी माँ बन ही ना पाए। सिर्फ पैसों का ही नहीं, इनको जान की भी धमकी दी गई थी कि अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उनको जान पे मार दिया जाएगा और अगर वो ये बात किसी को बताती हैं तो भी उनको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोनों चीज़ का मिश्रण था, मन में डर था, पैसों का लालच भी था। तो इन्होंने ये काम किया। जो दूसरी बच्ची हुई वो बेटी ही हुई और उसको मारने के लिए इन्होंने नमक चटाया उस बच्ची को। शायद नमक चटाने से नवजात बच्चे मर जाते हैं या कुछ ऐसा होता होगा, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उस बच्ची की मौत नमक के कारण हो गई। और उसके बाद इन्होंने कोई काढ़ा बनाकर, दवा बोलकर उसकी बच्ची की माँ को पिला दिया, यानी कि उस ज़मींदार की पत्नी को पिला दिया। उनका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। वो वापस अपने घर को आ गई और ये वही समय था जब वो बालकनी में खड़े होकर बहुत गुमसुम और परेशान थी, क्योंकि उन्होंने ये काम किया ज़रूर था बट इसकी उनको आत्मग्लानि बिल्कुल थी कि उन्होंने एक बच्चे की जान ली है, एक औरत को माँ बनने से रोक लिया है। समय गुजरता गया, वो अपना काम करती गई। अब जिन्हें काढ़ा पिलाया गया था, अब वो तो माँ बन नहीं पा रही थी। एक टाइम ऐसा आया जब उनको ये शक हो गया कि हो ना हो इसी दाई ने कुछ मेरे साथ किया है। उसके बाद से मैं कभी नहीं माँ बन पाई, क्योंकि खिलाया पिलाया गया, सब कुछ दिया गया, तो मन में शंका हो गई। इन्होंने जो वो लेडी थी, उस ज़मींदार की पत्नी, वो इनके घर आकर उन्होंने इनको कन्फ्रंट करा, तुमने क्या किया है मेरे साथ। इनका मन था कि रो रो के सब कुछ बता दी उन्हें, बट जान की फिक्र के कारण इन्होंने नहीं बताया। वो चुप रह गए और कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जो ज़मींदारनी थी उन्होंने इनको कहा, श्राप दिया एक्चुअली, क्योंकि उनको शक तो था ही कि जो किया धरा है इसी का है। इनका नाम उस लाइफ में यशोदा था, क्योंकि यशोदा, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया है तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस दुख से मैं गुज़र रही हूँ, इस दुख से तुम्हें भी गुज़रना होगा। तुम भी इस चीज़ को झेलोगे कि तुम माँ नहीं बन पाओगी। इस श्राप को उन्होंने एक्सेप्ट किया सबकॉन्शियसली, क्योंकि वो ऑलरेडी गिल्ट में थी ही। एंड जब एक कहते हैं कि बहुत दुखी आत्मा जब श्राप देती है ना, वो इस या लाइफ में या किसी लाइफ में वो तो फ्रूटफुल होगा ज़रूर। एंड हमने ऐसे भी देखा कि कोर्सेज इतने भी रिग्रेशन करे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखती हूँ कि किसी न किसी का कर्स ऐसा लगा होता है कि वो इंसान सफ़र बहुत ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर भी इनके साथ ये कर्स जुड़ गया। यहाँ पर इनका दिल टूट गया। उस ज़मींदार को ये चिंता कि ये फिर से किसी को बता ना दे, तो उन्होंने फिर से धमकी दी कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना है। इन्होंने उसके बाद इस काम को ही छोड़ दिया, बच्चे को डिलीवरी कराने वाला काम ही छोड़ दिया। ये अपने गांव में खेतीबाड़ी करने लगी। इन्होंने शादी नहीं करी, ना शादी करे तो बच्चे भी नहीं हुए, और इनकी डेथ भी थोड़ी मिड एज में ही हो गई थी, करीब 50-55 साल में इनकी डेथ हो गई थी। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि अगर ऐसा हुआ, ये 1800s की अगर बात है, तो इनकी फिर तो जन्म हुआ होगा ना इनका। जब इनको माँ ना बन पाने का कर्स था, तो इस लाइफ में इनको पहला बच्चा इतनी आराम से कैसे हुआ।
बीच में ऐसा हुआ क्या, तो मैं इनको एक फॉलोइंग लाइफ में ले गई, जो बीच में इनका नेक्स्ट लाइफ था वहाँ ले गई। जब हमने वहाँ देखा तो मैरिड थी, इनको बच्चे सालों से नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने डिसाइड किया, देखो यहाँ पर मैं जो बताने वाली हूँ, लोग अडॉप्शन से कितना भागते हैं, आप अडॉप्शन का पुण्य देखिएगा। इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, उसे बहुत प्यार से पाला, अपने बच्चे अपनी जान की तरह पाला। यहाँ जब हम बच्चे को अडॉप्ट करके उसकी सेवा करते हैं, उसे खुशियाँ देते हैं, सुख देते हैं, ये बहुत बड़े पुण्य में आ जाता है, बहुत बड़े पुण्य में। इन्होंने अनजाने में उस पुण्य को कमा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस लाइफ में ये जो है इनको पहला बच्चा निर्विघ्न हो गया, विदाउट एनी इश्यूज़, क्योंकि इन्होंने उस पुण्य को उस लाइफ में कमा लिया था। ये थर्ड लाइफ है कि फोर्थ लाइफ है, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ। उस लाइफ के बाद शायद यही लाइफ डायरेक्ट हुई थी, आई गेस यशोदा की लाइफ के बाद यही इनका थर्ड लाइफ था। तो इस लाइफ में उस अडॉप्टेड बच्चे के पुण्य के कारण इनको इस लाइफ में ये पहला बच्चा आराम से हो गया। लेकिन इसके आगे अब और बच्चा नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके आगे फिर से वो कर्स बाधा बन रहा है, क्योंकि उस एक बच्चे की सेवा से वो इतना ही पुण्य कमा पाई थी कि वो एक बच्चे की माँ बन सकेंगी। और बाकी उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो उनको इशू रह रहा है, कैंसर भी ओवरी की हो रही है, ये सब का रीज़न उसी कर्स के कारण हुआ और साथ ही उसी कर्मा के प्रॉब्लम के कारण हुआ। क्योंकि वो जो काढ़ा पिलाया गया था, उस काढ़े का इफ़ेक्ट उस फीमेल के ज़मींदारनी के सीधे ओवरीज पर हुआ था, वो ओवरीज नाश हुई थी उनकी। तो इनको भी बार बार ओवरीज की इश्यूज़ आ रही हैं। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमने उन कार्मिक टाइज को काटा। हमने ये भी जानना चाहा कि वो जो फीमेल है, ज़मींदार और ज़मींदारनी, उनका इस लाइफ में इनसे क्या कनेक्शन है। तो हमने देखा कि वो ज़मींदार इनका अगली ही लाइफ से इनका हस्बैंड बनने लगे। ठीक है, मतलब यशोदा की नेक्स्ट लाइफ में भी इनके हस्बैंड बनकर इनके साथ जुड़े, इस लाइफ में भी ये इनके हस्बैंड है। रीज़न बिहाइंड, डर से जुड़े कि ये मेरी ये बात, ये राज किसी को बता ना दे। उनको मौत तक भी ये टेंशन थी कि ये किसी को बता ना दे, इसलिए ये हस्बैंड बन के इनके साथ परमानेंटली अटैच हो गए सोल लेवल पर। और वो जो ज़मींदारनी थी वो इनकी अपनी खुद की बहन है। तो हमने यहाँ पर ये इनके अपने कनेक्शंस देखे जो इनसे जुड़े रह गए। इसलिए यहाँ पे कार्मिक कॉर्ड कटिंग बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इनके अपने रिश्ते भी थे और साथ में उन सिचुएशन एंड इवेंट्स से भी कॉर्ड कटिंग करानी ज़रूरी थी, जो यहाँ किया गया। सारे कार्मिक कॉर्ड्स रिमूव करे गए, इनको उन कर्मों से रिलीज़ कराया गया। जो थेरेपीज़ थी इनकी सोल को उस सबकॉन्शियस का जो लेवल था वहाँ से निकालने का, वो भी किया गया। उस जोन से निकलने के बाद जो गाइडेंस मिली इनकी स्पिरिट गाइड्स से, वो यही है कि इनको बच्चों की सेवा करनी होगी। इन कर्मों के मतलब श्राप चलो जो दिया उसका इफ़ेक्ट कुछ हद तक हो गया, उस सोल ने भी माफ़ कर दिया, बट आपका भोग्य तो है, क्योंकि गलत तो हुआ है। तो उसको बैलेंसिंग तो हमें करना है, जिसका है बच्चों की सेवा। ये अगर चाहें तो फिर से इस लाइफ में एक बच्चे को अडॉप्ट करके उसे प्यार कर सकती हैं, उसको अपना बच्चा की तरह ढेर सारा प्यार दे सकती हैं। वो अनाथ आश्रम में जाकर आप दान वगैरह कर सकते हो। एंड ये मैं हर उस लेडी को आज ये बात कहूँगी जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने आज तक जितना भी केस अभी तक करा है प्रेगनेंसी का, बच्चे उसमें हमेशा इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक ही केस मैंने अभी तक देखा था जिसमें बच्चे की उम्र में उसने कुएं में कूदकर जान दे दी थी। कभी ये कहानी भी आपको बताऊंगी। तो जान की कीमत समझाने के लिए, बताने के लिए उनको मतलब काफ़ी कोशिश के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, और इस रिग्रेशन के ठीक 1-1.5 महीने बाद ही वो कंसीव कर गई थी। तो इस तरह से भी चीज़ें होती कि आपको सबक सिखाने के लिए भी कुछ कुछ कर्म आपके साथ होते हैं। आप जैसे सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो वो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो यहाँ पर इनका भी कर्मा यही था कि इनको बच्चों की अहमियत को समझना है, बच्चों को सेवा भाव से देखना है, अपने बच्चे हो या दूसरों के बच्चे हो। कई सारे होते हैं ना, अपने बच्चे को सर पर बैठा के रखते हैं और दूसरे के बच्चे को एकदम नफरत की नज़र से देखते हैं। जो ऐसा करते हैं उनको भी बच्चों का श्राप लगता है, बच्चों को लेकर उनको भी इश्यूज़ आते हैं। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। हमारी सोल को ग्रो होना है, हमें बहुत सारी लर्निंग्स करनी है। तो जब हमें बच्चों की इश्यूज़ होती है तो सबसे पहला काम, अब बच्चों से लगाव रखना स्टार्ट कीजिए। अपना हो या दूसरे का बच्चा, सबसे प्यार कीजिए।
गलती होती है तो हम अपने बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, वैसे ही गलती पर अगर दूसरे बच्चे को अनइंटेंशनली बिना नफ़रत के किसी को थप्पड़ मारते हैं उसमें अपनापन है, लेकिन नफ़रत से अगर मारते हैं तो वो अपनापन नहीं है। ये आप में सेग्रीगेशन हमेशा होना चाहिए। अपने कर्मों का ध्यान रखिए। मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी से कई सारी औरतें जिनको कंसीविंग में इश्यू हो रही है कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको भी रिग्रेशन की ज़रूरत है और मैं आपको रिग्रेशन कर सकती हूँ, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस स्टोरी से आप सब सीखें, अपनी लर्निंग्स लें। इस आशा के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पर अंत करती हूँ। बाय, टेक केयर।